ये अमीन 5 बारी हो गया, NH3 5 टाइम। पेंटा अमीन के बाद इन्होंने नाइट्राइटो में O कहा है, तो याद रखिएगा ONO लिखा जाएगा। फिर कोबाल्ट में 3 कहा है, तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज जरा ध्यान दीजिए, कोबाल्ट की वजह से 3 और ONO की वजह से -1, ये दोनों मिला के +2 हो गया। ये दोनों मिला के +2 क्यों हो गया? कोबाल्ट पे चार्ज 3 है और नाइट्राइटो को तुम्हें याद होना चाहिए -1 होता है, तो +3 और -1 मिलके +2 बनेगा। चांस की बात है, सल्फेट है तो वो -2 होता है, तो +2 -2 हट गए और ये चार्जेस हटने के बाद आंसर आ गया सल्फेट, और ये नाम हो गया कोबाल्ट पेंटाअमीन नाइट्राइटो ओ सल्फेट। तो ये IUPAC की प्रैक्टिस करा रहा था, क्योंकि अभी ईयरफोन्स नहीं थे, तो मैंने कहा जब तक टाइम वेस्ट ना किया जाए तो IUPAC के 2 क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग। किसी को कोई दिक्कत है IUPAC में तो क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं बेटा। अगली हेडिंग है हमारी आइसोमेरेज। ओके ओके, देखिए बेटा, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज का मतलब हमने सीख लिया था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो इसकी डेफिनेशन हो गई थी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टी। और इसमें हमने पहले पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज, फिर पढ़ा स्टीरियो। स्टीरियो पे आएंगे अभी। बेटा ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज 4 तरह की होती है, जिसमें हमने शायद एक पढ़ ली थी आयोनाइजेशन आइसोमेरेज। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरेज का मतलब था आयंस में अंतर होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर कहें तो यहाँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल एक जनरल ले रहा हूँ, M नाम का मेटल है और यहाँ अमोनिया लगे हैं, लेट सपोज 3, और यहाँ पे एक लगा है ब्रोमाइड और बाहर लगा है क्लोराइड। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में अमोनिया अंदर के अंदर, M वैसे का वैसे, लेकिन क्लोराइड अंदर और ब्रोमाइड बाहर। तो पहले वाले से क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन मिलेगा, दूसरे वाले से ब्रोमाइड मिलेगा, तो ये आइसोमर कहलाएगा आयनाइजेशन। तो बच्चों आयनाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? द आइसोमर विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द आयंस ऑब्टेन्ड आफ्टर आयोनाइजेशन। आयनाइजेशन के बाद अलग अलग तरीके का अगर आयन दे रहे हैं तो वो आइसोमर क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, दूसरा हमने होपफुली, टाइम कम था इसलिए उस दिन शायद पढ़ लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लिंकेज। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरेज। और लिंकेज में सिर्फ एक पॉइंट होता है, वो कॉम्प्लेक्स जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड, जैसे आज भी अभी हमने देखा था कि यहाँ कोबाल्ट के साथ ONO कहा गया था, नाइट्राइटो O, और बाकी जो भी लिखा वैसे ही रहे, और दोबारा वो नाइट्राइटो N हो जाता और बाकी वैसे ही रहता। तो ये वाली आइसोमेरेज कहलाएगी लिंकेज। व्हेन एम्बिडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट and point of attachment is changed, then the isomerism is termed as linkage. तो पहली 2 आइसोमेरिज्म में किसी को दिक्कत है तो जल्दी पूछ लीजिए, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन या आयोनाइजेशन या लिंकेज, इन 3 चीजों में किसी को दिक्कत है तो पहले पूछ लो। ठीक है, ऑनलाइन में भी नहीं दिक्कत है। आज तीसरी आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, तीसरी बड़ी इजी है बेटा। थर्ड इज नेम्ड एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, व्हाट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म? वैसे तो अधिकतर बच्चे नाम से ही समझ जाते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। मुझे उम्मीद है आप लोग भी नाम से ही समझ गए हो तो बहुत अच्छा है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो वो आइसोमेरिज्म जो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से आएगी। ठीक है, एक्चुअली हाइड्रेट इज टाइप ऑफ आयोनाइजेशन। एनसीईआरटी ने भी लिखा है ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही एक छोटा रूप है या दूसरा रूप है। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके एग्जाम्पल में थोड़ा फोकस करिएगा। ये है फॉर्मूला, मान लो कोबाल्ट, और कोबाल्ट से लगे हैं 3 क्लोरीन और 6 वाटर, 3 क्लोरीन एंड 6
वाटर। ये फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। आपको शायद बता रखा है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट से 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ने चाहिए या 6 से ज्यादा लीगेंड नहीं जुड़ सकते क्योंकि ये दोनों मोनोडेंटेट है। तो एक कॉम्प्लेक्स हमने ये बनाया, कोबाल्ट 6 के 6 वाटर अंदर और तीनों क्लोरीन बाहर, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक, तो यहाँ 6 के 6 वाटर क्या है, लीगेंड है, ये एक एक लोन पेयर दे रहे हैं। सेकंड केस, बेटा कोबाल्ट से वाटर अंदर 5 रह गए और क्लोरीन 1 आ गई, यानी बाहर क्लोरीन रह गई 2 और 1 वाटर बाहर पहुंच गया। क्या अंतर हुआ जरा ध्यान से देखिए, आई होप सो आपको पता है। वाटर एक ऐसी चीज है जो दोनों तरफ हो सकती है, और ब्रैकेट के बाहर जब वाटर होता है तो वो कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। और ब्रैकेट के अंदर जब वाटर होता है तो वो कहलाता है लीगेंड। अगर अंदर वाटर है तो सिंपली वो लीगेंड है, और अगर बाहर वाटर है तो ऑब्वियसली वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब बाहर वाटर आ सकता है, बाहर और कोई न्यूट्रल नहीं आता, वाटर आ सकता है। और ये वाला वाटर क्या कहलाता है, याद रखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। भैया तीसरा क्या आ सकता है, कोबाल्ट वाटर अंदर हो 4, क्लोरीन 2, बाहर क्लोरीन 1, ये 2। तो ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए थे और अलग अलग कॉम्प्लेक्स बना के भी दिखाए थे, और प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इनके कलर तक अलग अलग है, इन सबके कंडक्टिविटी अलग है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इन सबकी अलग अलग है। सब में बस कॉमन एक ही चीज था, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, बाकी कलर और प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। तो अब फिर से एक और हो गया कि कोबाल्ट वाटर अंदर 3 और तीनों क्लोरीन अंदर, बाहर सिर्फ 3 वाटर। तो ये चारों के चारों आपस में कहला रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये चारों के चारों कहला रहे हैं हाइड्रेट। बच्चों हाइड्रेट कब कहते हैं, जब, ठीक है, जब वाटर का नंबर अंदर और बाहर अलग अलग हो तो क्या कहलाता है, हाइड्रेट। तो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहला रहा है क्योंकि वाटर का नंबर अंदर बाहर अलग। अब एक बार सोच के देखो, इसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं क्या, सोच के देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए। बेटा जरा ध्यान से एक बार सोचना आयोनाइजेशन वाले को दिमाग में। आयोनाइजेशन में यही तो था, एक अंदर गया दूसरा बाहर आया, यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, क्लोराइड अंदर जा रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, मतलब इंटरचेंज तो हो रहा है ना। आयनाइजेशन और इसमें एक अंतर है, क्या अंतर है, आयनाइजेशन में नेचर ऑफ आयन बदल जा रहा था, नेचर, जबकि यहाँ नेचर तो नहीं बदला क्योंकि ये आयन थोड़ी है, यहाँ नंबर ऑफ आयन बदलेंगे, यानी यहाँ क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 है, और यही क्लोरीन आयनाइज होगा, वाटर थोड़ी आयनाइज होगा। फिलहाल लौट के आए, सिंपल पॉइंट से स्टार्ट करें। पहला पॉइंट, डिफाइन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है, तो द आइसोमेरिज्म इन विच, मतलब कहने का क्या, द आइसोमेरिज्म कहने का कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना द आइसोमेरिज्म, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। द आइसोमेरिज्म इन विच the complexes differs in number of water molecule in the coordination and ionization sphere. The isomerism in which the isomers differs in the isomers में जो अंतर है वो काहे में है, isomers differs in the number of water molecules. The isomerism in which isomers differs in the number of water molecules in the coordination and ionization sphere. Water molecules में अंतर आएगा. The isomerism in which isomers differs in the number of water molecules in the coordination and ionization sphere. Obviously ये 4 एग्जाम्पल आप लिखेंगे, सबके IUPAC नाम खुद लिखेंगे, जिसमें दिक्कत आएगी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल ये 4 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के, ठीक है। और ये अभी हम आगे पढ़ लेंगे इसका कलर क्यों अलग है, कलर अलग क्यों है, जहां हम कलर पढ़ेंगे वहां समझ में आएगा भाई कलर इस वजह से आया था और इस वजह की वजह से कलर अलग, ठीक है। तो लीगेंड चेंज करने पर एब्जॉर्प्टिव पावर, मतलब जो लीगेंड फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं वो बदल जाती है, क्योंकि यहाँ लीगेंड इंटरचेंज अलग हो गया है, यहाँ वाटर 6 थे यहाँ वाटर 3 रह गए,
इसलिए कलर अलग हो गया। ड्यू टू इंटरचेंजिंग द लिगेंड कलर चेंजेस, और बाकी प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी। फिलहाल ये 4 आइसोमर हो गए हाइड्रेट। अब पूछिए। वैलेंसी बदल रही है, हाँ ठीक है, उसमें बदलती थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया। कल वाला एग्जाम्पल देखिए, सल्फेट और ब्रोमाइड का, जब बाहर सल्फेट जाता था तो बाहर +2 चार्ज होता था, जब बाहर ब्रोमाइड गया था तो +1 था। कल वाला एग्जाम्पल देखिए, आज वाला नहीं, कल वाला देखिए, ठीक है। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, और किसी बच्चे को डाउट हाइड्रेट में? ठीक है, मिटा दो ना। नेक्स्ट, हाइड्रेट के बाद पूछो। ट्राइक्लोराइड हो, क्लोराइड, ब्रैकेट के बाहर तो हम नंबर बोलते ही नहीं, रिपीटिंग नंबर। ब्रैकेट के बाहर सिर्फ पानी के लिए बोले जाएंगे, जहां वाटर 1 है मोनोहाइड्रेट, जहां वाटर 2 है डाईहाइड्रेट, जहां वाटर 3 है ट्राईहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, चौथी आइसोमेरेज, चौथी और आखिरी आइसोमेरेज यहाँ है, मतलब आपके कोर्स में एनसीईआरटी ने दे रखा है, उसमें 4 आइसोमेरेज थी, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। तो चौथी आइसोमेरेज का नाम है बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज। फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज। तो बच्चों क्या होती है कोऑर्डिनेशन, ठीक है बच्चों। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज की डेफिनेशन ही अलग है। इसकी डेफिनेशन है, पहला पॉइंट है, इट अकर्स इन कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, यानी ये आइसोमेरेज किन कंपाउंड में होगी? ये आइसोमेरेज कैटाइन एनाइन वाले कंपाउंड में होगी, मतलब कॉम्प्लेक्स ही कैटाइन होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स ही क्या होना चाहिए? एनाइन। जब दोनों के दोनों आयन क्या हो? कॉम्प्लेक्स। मतलब जैसे एक बच्चे ने मुझसे कल आईयूपीएसी नेम पूछी थी, या आईयूपीएसी नेम उन्होंने बता के पूछा था एक्सप्लेनेशन, तो वो आज यहीं पे मैं क्लियर कर दूंगा क्या है। फिलहाल ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटाइन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनाइन भी कॉम्प्लेक्स हो, यानी सिंपल आयन हो ही ना, ये कहलाएंगे कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। एंड इट अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंजिंग द लीगेंड, इनके लीगेंड बदल गए हों, इंटरचेंज हो गए हों, तो जो आइसोमेरिज्म आएगी दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो डेफिनेशन क्या आ गई? द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइज ड्यू टू इंटरचेंजिंग द लीगेंड in cationic anionic complex. The isomerism which arises, जल्दी लिख भाई, the isomerism which arises due to interchanging the ligand, the isomerism which arises due to interchanging the ligand in cationic anionic complex. The isomerism which arises due to interchanging the ligand in cationic anionic complex, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी इस आइसोमेरिज्म को लिखा दे रहा हूँ, ये पॉइंट भूल जाता हूँ यार रोज अनाउंस करने को ना, कि हमने जो एक बैच शुरू किया था अभी 2 से 3, उसमें बड़ी टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है। कुछ कह रहे हैं 2 से 3 करो, 3 से 4 करो, तो भैया अब ये मत सोचना, बस आपका जो टॉपिक है मैं कराते जाऊंगा जिस जिसका जो है, और डेफिनेटली जो बच्चों का 3 से 4 भी अरेंज नहीं हो रहा तो उनसे मैं कहता हूँ फिर उनका अलग से कराऊंगा। फिलहाल मंडे से बेटा, मंडे से 3 to 4 एक 12th का बैच होगा, और वो एकदम फ्रेश बैच होगा, उसमें बच्चे जो कहेंगे वहां से शुरू कर देंगे, क्योंकि 3-4 बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, उनका कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम स्टार्टिंग से जो है, तो वो 3 to 4 भी आए, 4 to 5 भी आए, दोनों घंटे बैठेंगे तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज वो इसी में आएंगे। 4 to 5 आपका बैच चल रहा है, जिसमें अभी टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेशन, और 4 to 5 वाले बच्चे सुन लो, आप लोगों का जो रेगुलर शुरू से आ रहे हैं उनका एक ही टॉपिक बचता है, इसके बाद ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के बाद उनका सब कुछ हो चुका है, पहले 5 फिजिकल के हो चुके हैं, पी ब्लॉक में 17-18 वो ना के बराबर है, डीएफ हो चुका है, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, तो आपके सिर्फ रह जाएगा ऑर्गेनिक। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक 1.5 महीने की होती है, एक चैप्टर उसमें हम कर चुके हैं, तो 1 महीने की ऑर्गेनिक आपकी पूरी बचती है, ठीक है। फिर भी नवंबर एंड दिसंबर के स्टार्टिंग में कर लेंगे, लेकिन मैं जल्दी में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि पेपर मार्क्स में ना होने वाले हैं, और होंगे तब भी हमारे अच्छा तैयार होगा, ठीक है। तो 4 to 5 वाले
बैच में हम अभी फिलहाल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनिक, जिसमें एक चैप्टर कर चुके हैं और बेटा एक बैच 6 to 7 भी चल रहा है 12th का, और 6 to 7th वाले में ऑर्गेनिक स्टार्ट की है। 6 to 7th वाले में ऑर्गेनिक का वो पहला चैप्टर जो यहाँ हो चुका है, हेलो एल्केन एंड एरीन, वो उसमें IUPAC स्टार्ट किया, आज उसमें मैं IUPAC कराऊंगा। तो अगर आप चाहोगे तो 6 to 7 वाले बैच को भी मैं ऑनलाइन करा दूंगा, जिससे जो बच्चे जिनके पास टाइम है अभी, वो एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ 2 बैच कर लें, चाहे इधर इधर चाहे इधर इधर। अब इससे ज्यादा उम्मीद मत करो मुझसे कि और बैचेस बनाऊं, 3 बैचेस बहुत होते हैं, ठीक है। और पूछ लो बेटा ऋषभ, जल्दी से क्या पूछ रहे हो? सर मेरा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर छूटा हुआ है सर। ये लिखा तो है यार, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है आपको बेटा, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है। आप 6 to 7 वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करो, और नहीं कर सकते तो इंतजार करो, आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं, है ना। सर ऑनलाइन सर? हाँ, ऑफलाइन आ सकते हो तो ऑफलाइन आ जाओ, ठीक है जी। ओके बेटा, चलिए बेटा अब आगे पढ़ना शुरू करें। बेटा रेज डाउन योर हैंड, ठीक है। अब कोई कह रहा है तीनों के तीनों टाइम मेरे क्लास कर रहे हैं, प्रभु जब सारे कर रहे हैं तो अब मैं आपकी क्या मदद करूं, ठीक है। अब आप ये बताओ मैं आपकी कैसे मदद करूं? आप कह रहे हो ये भी टाइम क्लैश, वो भी क्लैश, वो भी क्लैश, तीनों के तीनों किससे कर रहे हैं? एक आध को मार डाल, बोले उसमें एक तुम ही हो है नहीं है, बोले एक में तो तुम ही हो ये गलत बात है। चलिए यहाँ हमारा पॉइंट है कि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लौट के आओ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का पहला पॉइंट, इट अकर्स इन कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इंटरचेंजिंग द लिगेंड। यार इसे बंद ही कर दें, नहीं तो इनका आधा ध्यान तो बाहर रहता है। ये झांक लें पहले बाहर कौन है यार, ठीक है पीछे तुम्हारे बैठे हो आराम, बाहर झांक रहे हैं, पता नहीं क्या मिल जाएगा बाहर झांकने। इस कमरे में खिड़कियां नहीं है, जितने हैं उसमें पेपर लगे हैं, लेकिन जरा से दरवाजा खुला रहे, बाहर भले कोई टहल रहा हो कोई मतलब, हम देखेंगे, गेट कीपरी की आदत पड़ी हुई है, हम बाहर देख लें कौन है, पता नहीं क्या। चलो अब बच्चों ये है कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट, और इसमें लगे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड 4 बारी, और ये लिखा है कॉपर, ये लिखा है क्लोरीन 4 बारी। दिस इज अ कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 है और कॉपर का भी 2 है, ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड 0 है ये, ठीक है, कोई डाउट? अब इसी का दूसरा या कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, मान लेते हैं हम 3 हो गए हैं, और क्लोरीन 1 आ गया है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड 1 पहुंच गया है, क्लोरीन 3। तो हमने एक कार्बन मोनोऑक्साइड को एक क्लोरीन से इंटरचेंज करके दिखाया है, ठीक है। तो ये कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोई डाउट? ठीक है, अब जरा इसका ना अगला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तीसरा जो बनाने जा रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। बेटा इसका तीसरा एग्जाम्पल ये है, वैसे तो सारे मार्कर्स ब्लैक ही चल रहे हैं, तो इसका तीसरा एग्जाम्पल ये है, कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड 3 बारी, क्लोरीन 1 बारी, और कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड 1 बारी, क्लोरीन 3 बारी। आपको अगर समझ में आया हो, तीसरे वाले एग्जाम्पल में कुछ बच्चों को शुरू में देखने में लगेगा कि मैंने सेंट्रल मेटल बदल दिए हैं, लेकिन बदले मैंने सिर्फ लीगेंड ही है, ठीक है। तो आप क्या ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देंगे चार्जेस पे। एक्चुअली में हम पढ़ रहे हैं कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो पहले वाली ब्रैकेट कैटाइन आनी चाहिए और दूसरी वाली ब्रैकेट एनाइन। फिर से सुनो, यहाँ कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे 0, तो +2 में 0 ऐड किया तो ब्रैकेट के ऊपर +2 आया, ये +2 था, ये -4 था, +2 में -4 ऐड किया तो -2 आया, तो ये +2 और ये -2, यानी पहला कैटाइन और दूसरा एनाइन है। हमने एक एक लिगेंड इंटरचेंज किया, ये +2 है, ये -1 है, तो ब्रैकेट के ऊपर क्या आ गया, +1, और चेक कर लीजिए यहाँ +2 और -3 तो -1, ठीक है। और ऐसे ही तीसरा भी कुछ चेक करिए, +1 -1। तो आप ये मत कहिएगा कि मैंने यहाँ पे सेंट्रल मेटल उठा के चेंज कर दिए, चेंज लिगेंड ही हुए हैं, और बस खाली लिखते समय उसे पहले लिखने लगे। इसे पहले क्यों लिखने लगे?
क्योंकि ये कैटाइन है और अगला वाला है। ठीक है, चौथा और आखिरी एग्जाम्पल इसका क्या आएगा? चौथा एग्जाम्पल क्या आएगा? अगर यहाँ जगह यही लिख दूं, यहाँ आएगा कॉपर, बेटा बात नहीं, कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड 4 बारी, और यहाँ आ जाएगा बेटा कोबाल्ट, ठीक है, और क्लोरीन 4 बारी। अब हाँ बेटा, अब एक बार कॉमन सेंस लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। अब एक बार कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिकली सोचो क्या कह रहे हैं। ये एक एलिमेंट है, ठीक है, इससे लिगेंड जुड़े हैं, ये लिगेंड जुड़ा है, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना क्या कहता हूँ, ये एक एलिमेंट था, इससे ये लिगेंड आके जुड़ा था, ठीक है, ऐसे ही बाकी भी जुड़े थे, उधर दूसरे से भी जुड़े थे। थोड़ी देर बाद हमने हीट किया, बॉन्ड टूट गए, ये बॉन्ड टूट गए, ये बॉन्ड टूट के हट गया, उधर वाला लिगेंड आके इससे जुड़ गया, ये वाला उधर जाके जुड़ गया। समझ में आ रहा है? अब आप डेफिनेशन में कुछ बोलते रहो कि सेंट्रल मेटल उधर चला गया, अरे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसे सोचो कि एक सेंट्रल मेटल, उससे कुछ लिगेंड जुड़े हुए हैं, और जैसे ही आपने दोबारा कॉम्प्लेक्स फ्रेम करना चाहा तो वो लिगेंड से इंटरचेंज हो गया, इधर लिगेंड कोई और है, तो ऐसी वाली आइसोमेरेस क्या कहलाएगी? कैटायनिक, एनायनिक, या सॉरी, तो आइसोमेरेस का नाम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेस है, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। बोलो कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लो जिससे कि समझ में आ जाए कहना क्या चाह रहे हैं। हम कह क्या रहे हैं, पहले उसे प्रैक्टिकली समझिए। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरेस? आइसोमेरेस क्या होती है? दो चीजों का फॉर्मूला सेम हो लेकिन दोनों में कुछ अंतर हो, उसे आइसोमेरेस कहते हैं। अब की क्या है, अब की हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, दिख ही रहा है जैसा आपको, इस कॉम्प्लेक्स में दो आयन है, एक कैटाइन और एक एनाइन, लेकिन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है। समझते हो ना कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल और लिगेंड दो चीजें होती हैं। तो यहाँ कैटाइन में भी कॉम्प्लेक्स आयन है और एनाइन में भी कॉम्प्लेक्स आयन है। मतलब जो कैटाइन है उसके अंदर सेंट्रल मेटल और लिगेंड है, और जो एनाइन है उसके अंदर भी सेंट्रल मेटल और लिगेंड है। समझ में आया? अब जब आपने दोबारा कॉम्प्लेक्स फ्रेम किया या इसको हीट करके तोड़ दिया या फिर से रिएक्शन करा के बनाने की कोशिश कर रहे हो इसी फॉर्मूले से, तो इससे 4 CO आके नहीं जुड़े। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो इससे क्लोरीन आके जुड़ने लगे, लेट सपोज, तो कोबाल्ट से जब 4 क्लोरीन आके जुड़ने लगे तो हमने कोबाल्ट को इधर लिख दिया, इसे इधर लिख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली ब्रैकेट में हमें कैटाइन दिखाना था, दूसरी ब्रैकेट में एनाइन, लेकिन दिखाया तो वही है, एक कोबाल्ट से 4 क्लोरीन, एक कॉपर से 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमने एक डेफिनेशन बना ली कि अगर कैटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है लेकिन जो लिगेंड्स लगे हैं वो आपस में जब डिस्ट्रीब्यूट हुए तो उनके नंबर में कुछ अंतर आ गया, कुछ इधर से उधर, उधर के इधर आ गए, तो हम उस आइसोमेरिज्म का नाम क्या रख देंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या हो गई? द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंजिंग द लिगेंड इन कैटाइनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। लिगेंड के बदलाव की वजह से जो आइसोमेरिज्म आती है वो कहलाती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब एक का नाम भी बता देता हूं, जैसे कल एक दो बच्चों ने नाम पूछा था, इसका नाम अगर लिखना है तो भैया पहला वाला कैटाइन है, दूसरा एनाइन है, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट सेकेंड, ये पूरा ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बेटा पहले वाले में सिर्फ कोबाल्ट लिखा जाएगा, कोबाल्टेट नहीं, क्योंकि ये कैटाइनिक है। तो टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो क्यूप्रेट सेकेंड, ये क्यूप्रेट बोला जाएगा बच्चों। क्यों बोला जाएगा बच्चों क्यूप्रेट? वेरी गुड, एनाइनिक में 8 लगाते हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट सेकेंड, टेट्रा क्लोराइडो क्यूप्रेट सेकेंड नाम आएगा। बोलो क्लियर है? ऐसे ही इसका नाम अगर एक और का बोल दें हम, तो इसका नाम आएगा ट्राई कार्बोनिल क्लोराइडो कोबाल्ट सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर वही रहती है, कार्बोनिल ट्राई क्लोराइडो क्यूप्रेट सेकेंड। समझ में आया? इसको बाद वाले को 8 क्यूप्रेट कहेंगे, पहले वाले को कोबाल्ट। होपफुली जिस बच्चे का डाउट है वो क्लियर हो गया हो। उस बच्चे का ये डाउट था कि उसमें दोनों तरफ सिल्वर थे और एक तरफ सिल्वर में उसने सिल्वर लिखा था और दूसरी वाले तरफ सिल्वर को अर्जेंटेट लिखा था। तो उस बच्चे का शायद ये डाउट था कि भाई कभी सिल्वर को सिल्वर लिखते हैं, कभी अर्जेंटेट क्यों? तो अगर कैटाइनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है जो कि पहला होता है, उसमें जो मेटल का नाम होता है वही लिखा जाता है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में 8। अब पूछिए किसी बच्चे को
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ना समझ में आई हो तो। आप में सबको क्लियर है? ऑनलाइन में बेटा जो बैठे हैं घरों पे अपने, उनमें किसी को प्रॉब्लम है अब पूछिए। क्लियर है? तो ये पहली हेडिंग हमारी कंप्लीट हुई जिसका नाम था हमारा दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आएगी असली आइसोमेरिज्म। ये तो जिसे कहते हैं ना चूरन चटनी थी, बहुत आसान थी। ठीक है, जो असली आइसोमेरिज्म है जिसमें बच्चे थोड़ी बहुत गलती करते हैं। ठीक है, और मैं जानबूझ के पहले से बता देता हूं कि ये असली है तो थोड़ा फोकस देके बैठोगे तो गलती नहीं होगी। बस एक बारी किसी बच्चे को 3 डायमेंशन पिक्चर क्लियर हो गया, उससे गलती नहीं होगी। और जिसको 3 डायमेंशन क्लियर नहीं हुआ हर बारी गलती करेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगली आइसोमेरिज्म का नाम है स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में ऑब्वियसली आपको 3 डायमेंशन स्पेस के बारे में सोचना होगा, तो पेपर तो 2 डायमेंशन है, तो इसलिए इस आइसोमेरिज्म में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। हेडिंग लिखें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हेडिंग का नाम डालिए बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डैश के लिखें द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू, किसकी वजह से हो रही है? द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द, बेटा खाली काहे में अंतर होगा? द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन। ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन में अंतर आएगा उसकी वजह से। द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन। ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो ओरिएंटेशन का मतलब ही होता है 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंजमेंट, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है डेफिनेशन। द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिगेंड। लेकिन कई जगह लिखा है तो आप भी लिख लो कि किसी को पूरी बात समझ में आ जाए। द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिगेंड इन 3D स्पेस। ठीक है, बाकी ओरिएंटेशन का अपने आप में मतलब था 3D स्पेस इन्वॉल्व हो गया है। द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन इन 3D स्पेस। बच्चों इसमें 2 आइसोमेरिज्म है, एक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक का नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑब्वियसली हमें ज्योमेट्रिकल पे फोकस करना है, ऑप्टिकल पे कोई खास बात है ही नहीं। बच्चों जो भी आपको फोकस करना है वो ज्योमेट्रिकल पे ही होगा, ऑप्टिकल पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो या 3 हो, नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होती। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 में तो सोचना ही नहीं है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगी नहीं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कब होगी? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, सिर्फ 2 जगह है, एक 4 और एक 6, बाकी किसी में है ही नहीं। लिखें पहला पॉइंट, आपने लिख लिया होगा डेफिनेशन स्टीरियो की क्या है, फिर लिख लिया होगा 2 टाइप्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, फिर आप पहले जनरल पॉइंट लिख लीजिए इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में कोई भी ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, ये अभी आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। भाई ये भी तो हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में क्यों नहीं होती स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का शेप होती है, क्या शेप होती है? लीनियर, और लीनियर शेप में बॉन्ड एंगल हमेशा 180 होता है, कोई एंगल बदल ही नहीं सकता। जब एंगल बदलेगा ही नहीं तो फिर आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ये भी पढ़ाएंगे कैसे। ऐसे ही 120 वाले में भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी जैसे जैसे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा है। एक हेडिंग डाल दीजिए पहले ज्योमेट्रिकल, फिर कह रहा हूं आपके लिए ज्योमेट्रिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ज्योमेट्रिकल पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल की टेंशन छोड़ दीजिए, अगर आपको ज्योमेट्रिकल आ गई तो काम पूरा है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल की अपनी स्पेशल डेफिनेशन क्या हो गई? व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर? व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर? कॉमन सेंस, मैंने कहा ना पहले नाम से पहले जो शब्द लिखा है वो अंतर है, यानी ज्योमेट्री अलग है। अब अगर आपको मालूम हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री, तो ये जो ज्योमेट्री वर्ड है इसका बेसिक मतलब क्या होता है? अगर आपने ज्योमेट्री बॉक्स कभी देखा हो, उसमें मेन होता है प्रकार एंड डी, ठीक है, जिससे हम एंगल निकालते हैं। तो बेसिकली यहाँ ज्योमेट्री कहने का मतलब एंगल चेंज होना चाहिए। किसका एंगल? बॉन्ड एंगल। किसका? लीगेंड। यानी लीगेंड वही है, लेकिन पहले वो किसी और एंगल पे लगे थे, बाद में वो किसी और एंगल पे आ गए।
क्या शेप बदलेगी उनकी? ना, शेप नहीं बदलेगी। ज्योमेट्री बदलेगी? हाँ, ज्योमेट्री बदलेगी। शेप और ज्योमेट्री में अंतर होता है। फिर से देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल से देखिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा बच्चों। इसका सीधा एग्जाम्पल देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक हाइब्रिडाइजेशन है जिसका नाम है DsP2। तो यहाँ पे भी अभी आगे पढ़ेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन में, अगली हेडिंग हमारी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ कहते हैं DsP2 होती है, याद करो। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप का नाम है स्क्वायर प्लेनर। इसकी शेप का नाम है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अभी कई बच्चे जानते होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो एक और हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और उसकी शेप है टेट्राहेड्रल। इसकी बात 2 मिनट बाद करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, शेप का नाम क्या है? स्क्वायर प्लेनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? मान लू मैं एक्स और वाई या मतलब लेंथ और ब्रेथ बराबर हो तो उसे स्क्वायर कहते हैं। एक प्लेन में है, लेंथ ब्रेथ बराबर है। यहाँ एम नाम का, छोड़ो यार, प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है। वो एम लिखने में ना कई बच्चे बाद में रिलेट नहीं करते। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है और इससे 2 अमोनिया ये लगी हैं और 2 क्लोरीन लगे हैं। ये अभी लिखना नहीं है, मैं बता दूंगा कहां से लिखना, मैं पहले आपको समझा रहा हूं। ये 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है। एम नाम का सेंट्रल मेटल है या प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है, सॉरी, और 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है। अब मैंने एक और बनाया, वो भी प्लेटिनम ही है, उससे भी स्क्वायर प्लेनर शेप है, उससे भी 2 अमोनिया है, उससे भी 2 क्लोरीन है। जरा ध्यान से देखो, क्या शेप सेम है? ठीक है। अब ये मत कहना यार तुम्हारे डायग्राम में वो बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, कंसेप्ट समझो, ठीक है। शेप सेम है, बाहर से देखने में एक जैसे हैं तो शेप सेम है। क्या ज्योमेट्री सेम है? नहीं। क्यों? पहले 2 अमोनिया के बीच में 90 का एंगल था और अब 2 अमोनिया के बीच में 180 का एंगल आ गया, यानी एंगल बदल गया। तो अब आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या है? शेप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से ओवरऑल जो दिख गया वो शेप है, ठीक है। शेप में ये नहीं देखते कि यहाँ 2 अमोनिया के बीच में क्या एंगल है। ओवरऑल बाहर से देखा तो ये क्या दिखा? स्क्वायर प्लेनर। ये भी क्या दिखा? स्क्वायर प्लेनर। शेप सेम। समझ में आया? बायो वाले ज्यादा समझते हैं इस वाले वर्ड को। बायो वाले एक वर्ड पढ़ते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप, पढ़ते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये बायो वाले समझते हैं। फिनोटाइप होता है बाहर से देखने में कैसी अपीयरेंस है, बोले सेम है दोनों की, और जीनोटाइप दोनों का अलग अलग है यहाँ, ठीक है। तो ये बायो वाले जाने। फिलहाल लौट के आ जाओ। तो हमारा क्या कहना था? एंगल बदल गया। यहाँ एंगल क्या था? 90, 2 अमोनिया में, यहाँ 180। चाहे क्लोरीन चेक करो, यहाँ 2 क्लोरीन में 90 था, बाद में क्लोरीन में 180, ठीक है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? 2 आइडेंटिकल के बीच में देखना। नेक्स्ट द पॉइंट इज, इस आइसोमेरिज्म जिसमें एंगल बदल जाएगा उसे हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म इन विच एंगल बिटवीन लिगेंड्स चेंज, दिस आइसोमेरिज्म इज नोन एज ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल की डेफिनेशन समझ में आई है अब हमें, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए बेटा, अभी लिखना मत शुरू करो, अभी पहले समझो। बताइए, यहां पे मैं एक और अगर चलो सिंपल करता हूं, चारों अमोनिया लगा दूं, क्या अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? समझ में आ रहा? जब चारों ही अमोनिया है तो अंतर कैसे लाओगे? समझ में आ रहा? जब चारों ही सेम हो जाएंगे तो अंतर नहीं आ सकता। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो गारंटी हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर है, तो भी पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो या ना हो। फिर आपको देखना पड़ेगा कब होगी और कब नहीं, वो भी पढ़ाऊंगा कैसे। समझ में आ रहा है ना? तो एक एग्जाम्पल से ध्यान करना है कि कब कौन सी चीज है और कब नहीं है। मतलब कुछ लोग जबरदस्ती वो करें तो बात अलग है, अदरवाइज कब क्या होना है उसको सोचो। एग्जाम्पल लास्ट ईयर समझाया था, वही एग्जाम्पल दोबारा बता रहा हूँ, जो पिछले साल के बच्चे हैं तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। एक महिला, ठीक है, ये महिला, ये इनके हस्बैंड, ये सोच रहे थे इनको प्रसन्न किया जाए, ठीक है, हस्बैंड साहब की इच्छा इन्हें प्रसन्न किया जाए, तो इन्होंने सुबह उठते ही चाय वाय बनाई, 2 अंडे उबाल के ले आए, ठीक है, और मेम साहब के आगे
रखे, चाय पीजिए, अंडा खाइए, डन। मेम साहब उठी, बोले अरे यार तुम अंडे ले आए, तो क्या हो गया? बोले नहीं ठीक है, अंडे तो ले आए, मैंने रात में कहा था अंडे खाने हैं, लेकिन ना मेरा आज ऑमलेट खाने का मन था, तुम बॉयल करके ले आए, चलो ले आए हो तो खा लेते, कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे अब की ये तैयार, इन्होंने चलो बढ़िया, फिर से चाय बनाई भाई साहब ने, और अब की इन्होंने बॉइल्ड की जगह अब इन्होंने ऑमलेट बना दिया, या इन्होंने बॉयल किए थे तो उन्हें ऑमलेट खाने थे, अब इन्होंने ऑमलेट बना दिया है। अब मैडम के पास पहुंचे, लीजिए मैडम, उन्होंने खाया, यार तुम ले तो आए, अच्छा दिल तोड़ते हो, अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता क्या, आज मेरा मन बॉयल खाने का था, ठीक है, मतलब आदत है, चलो कोई बात नहीं। उसने कहा ऐसी कम तैसी, इंसान हार नहीं मानता, उसने तीसरे दिन ने लियो भाई। अब उसने क्या किया, 2 अंडे का ऑमलेट बनाया, 2 को बॉयल कर लिया, और दोनों प्लेट लेके पहुंच गए, बोले ये लीजिए, ये रहे बॉइल्ड एग और ये रहे ऑमलेट, अब बताइए। साथ में चाय है, तू बड़ी चिंता कर रहा है उसकी है? ये तो अपने आप इसको पिक्चर में ले गया है। बोले चाय तो रह गई, ठीक है बेटा बात नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये दोनों लेके पहुंचे, फिर मेम साहब उठी, इन्होंने देखा दोनों है, चाय है, बोले अरे यार क्या हो गया, आज क्या दिक्कत है? बोले नहीं, बोले और कुछ खाना? तो बोले नहीं, बोले क्या हुआ फिर? बोले जिस अंडों को ऑमलेट बनाना था तुमने वो वाले बॉयल कर दिए, और जिसका बॉयल करना था वो वाले तुमने क्या कर दिए हैं। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा? तो यही पॉइंट आपको केमिस्ट्री में मिलेगा अभी, ठीक है बेटा, बात मत करो अभी, नहीं तो तुम्हारा ऑमलेट बना दूंगा मैं यहीं पे, ठीक है। तो वर्ड समझ में आ रहा है? तो जिसको बॉयल करना था उसे बॉयल करना है, जिसको ऑमलेट बनाना है उसका ऑमलेट बनाना है ना, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे कई बच्चे मुझसे सवाल भी पूछते हैं, ठीक है। वो पता कैसे सवाल पूछते हैं, एक तो मुस्कुराने लगा, मैंने कहा कई बच्चे सवाल पूछते, बोले सर वो कुछ नहीं, खाली बैठे हैं एकदम। ऐसा सर इसमें ना पोटेशियम, में आज जैसी क्लास में घुसा, ये बोला सर इसका नाम दे रखा पोटेशियम टेट्रासाइनोजिंकेट, पोटेशियम पहले आ गया, बताओ लीगेंड आई नहीं, पहले पोटेशियम आ गया। मैंने भाई कैटाइन भी लिखा है, कैटाइन पहले आते हैं बाद में आता है नहीं। अच्छा जब इन्हें कुछ भी नहीं मिलता ना, जब ये देखते हैं कि हाँ सब समझ में आ गया, अब क्या करें, खाली बैठे बैठे, ऐसा करो फिर से बता दो। नहीं नहीं, फिर अगर मैं कहता हूँ भाई क्या चीज नहीं समझ में आई, नहीं सारा ही नहीं समझ में आया ना, शुरू से ही नहीं समझ में आया, फिर से बताओ तुम। बोले अब तो फंस गए, क्या करें। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, 1 मिनट और लूंगा बस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और शेप होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, लेकिन उसमें ये आइसोमेरिज्म नहीं होती, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहां लगे हैं बेटा 2A, यहां लगे हैं 2B, फिर यहां लगे हैं 2A और यहां लगे हैं 2B। समझ में आया? ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? सिज और ट्रांस सुना है तो कौन सा सिज है कौन सा ट्रांस है पहचान लोगे? पहला वाला, दूसरा वाला, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, और ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा ये एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी एंगल यही, सारे एंगल एक जैसे। तो जितनी दूरी में यहाँ 2A है उतनी दूरी में यहाँ 2A है, और क्योंकि टेट्राहेड्रल में दूसरी ज्योमेट्री संभव नहीं है, 2 के बीच का एंगल बदलेगा ही नहीं, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि मैं आपको बता दूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ये आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होती। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जब 2 लीगेंड लगे हैं तो एक इधर लगे होगा, एक इधर, सेंट्रल मेटल जहां, एक इधर लीगेंड, यही तो लगे होंगे। दूसरी चीज क्या बना लोगे, इसे अगर पलट भी दोगे तो फिर वही वाली कहानी है, जिस अंडे का आमलेट बनाना था उसका हाफ फ्राई वाला आमलेट रहेगा, वही का वही, अंडा अंडा ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है,
अगर ज्योमेट्री चेंज ही नहीं हुई, मतलब एंगल नहीं बदला, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी? तो ये स्क्वायर प्लेनर में क्यों हो पाई? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में दो तरीके के एंगल हो सकते हैं। कौन कौन से? 90 और 180। यहाँ सारे एंगल 109 है, कोई एंगल बदल ही नहीं रहा है, इसलिए ये स्क्वायर प्लेनर में ना हो। बोलो क्लियर है? मंडे से 3 से 4 वाला बजे का बैच, अगर कोई ऑफलाइन आना चाह रहा हो तो पहले मुझे मैसेज करके पूछ ले, ठीक है? 3 से 4, या तो मैं पेज में लगाऊंगा चाहे यहाँ लगाऊंगा, वो मैं उन्हें बता दूंगा, ठीक है? कल है संडे, कल की छुट्टी है, क्यों? और कल टेस्ट होगा, बस आपका जो भी टेस्ट का टाइमिंग दिया टेस्ट होगा।